हेलो हेलो, माय नेम इज़ अर्नव एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं यू ग्रो कैपिटल को। ये एक एनबीएफसी वाली कंपनी है। तो आज के पहले हमने अपने चैनल पे कभी भी किसी बैंक वाली कंपनीज को कवर नहीं किया है, तो इसको मुझे आपको समझाना और आपको समझना दोनों ही ट्रिकी हो सकता है। सो मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही होगा, इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना, भले ही वीडियो के आप स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा दोस्त कि यू ग्रो कैपिटल के पूरे बिजनेस को समझने से पहले आपको पूरा बैंकिंग सेक्टर समझना पड़ेगा। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इंडिया में कितने अलग अलग तरह के बैंक्स हैं। यू ग्रो को अगर मैं सीधा आपसे ये बोलूँगा ना कि देखो ये एनबीएफसी की कंपनी है और यहीं से आपको समझाना शुरू कर दूंगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अभी पे आइडिया ही नहीं होगा एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, एनबीएफसी, एसबीएफसी एंड स्मॉल फाइनेंशियल जो बैंक्स होते हैं, उन चारों में डिफरेंशिएशंस क्या होते हैं। तो उस चीज़ को हमें पहले समझना होगा। अभी के समय पे जब हम यू ग्रो कैपिटल को कवर कर रहे हैं, तो लगभग ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 40% नीचे में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही थी। और पिछले कुछ दिनों में अगर आप कुछ दिन पहले जाएंगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 53-54% नीचे आ चुका था। तो फिलहाल में बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि क्या अभी पे हम इस स्टॉक को खरीदना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि पास्ट में अगर आप जाके देखेंगे तो इनके शेयर के प्राइसेस में हमें काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला था। सो बिना देरी के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पजेज से है। सिर्फ इस वीडियो को देख के आपको यू ग्रो में कोई बाय या सेल प्लान नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है आपको बहुत अच्छा खासा लॉस फेस करना पड़े। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको बैंकिंग सेक्टर समझा पाऊँ और साथ ही साथ में यू ग्रो का पूरा बिजनेस क्या है उस चीज़ को समझा पाऊँ, ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले पाएँ। चलो जी, तो सबसे पहले दोस्त हम बात करेंगे कि इंडिया में कितने अलग अलग तरह के बैंक्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इंडिया में मेजरली आपको 4 तरह के बैंक्स देखने को मिलेंगे। पहले पे आ जाते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, देन कम्स एनबीएफसी, उसके बाद से आ जाते हैं आपके स्मॉल एसबीएफसीज, और उसके बाद आ जाते हैं आपके पास से स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो एक एक करके समझते हैं ये चारों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से। देखो दोस्त, लेमन लैंग्वेज में आप यूँ समझ सकते हो, जब कोई भी आपसे ये सामने से ये बोलता है ना कि भाई आज के दिन पर मुझे बैंक जाना है, तो उस समय पर आपके दिमाग में जो पिक्चर आता है उन्हीं सारे बैंक्स को हम बोलते हैं ये सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं। बेसिकली दे आर अ फुल फ्लेज बैंक। एग्जांपल के तौर पे एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसी या फिर बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर आपने नाम सुना है, तो ये सारे हमारे सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वाली लिस्ट में आते हैं। अगर आपको कोई भी बैंक स्टार्ट करना है तो आपको आरबीआई से एक फुल फ्लेज बैंकिंग का लाइसेंस लेना होता है। एंड व्हाट यू कैन डू आफ्टर दैट, वो लाइसेंस लेने के बाद से आप बेसिकली लोगों के डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। माने कि आप सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट या फिर एफडीज वगैरह आप एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप लोगों को लोन दे सकते हैं। वो लोन किसी भी तरह का हो सकता है, व्हीकल लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, बिजनेस लोन हो सकता है, एक्सेट्रा। ऑल्सो यू कैन ऑफर चेकबुक, एटीएम, यूपीआई सर्विसेज एंड ऑल्सो आप लोग जो भी आपके कस्टमर्स हैं वो लोग एनईएफटी एंड आरटीजीएस की भी सर्विसेज ले पाएंगे। आज के टाइम में अगर आप बात करेंगे तो जो भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, इनके ऊपर सबसे सख्त नियम होते हैं आरबीआई के, और इनको इन नियमों के दायरे में रह के ही काम करना होता है। देन कम्स योर एनबीएफसी। एनबीएफसी का फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। सो जो एनबीएफसीज होती हैं इनको भी लाइसेंस आरबीआई ही देता है, लेकिन इनको एक फुल फ्लेज बैंक का लाइसेंस नहीं मिलता है। माने कि सिंपल लैंग्वेज में आप यूँ कह सकते हैं दोस्त, जो एनबीएफसीज होते हैं ना, वहाँ पे आप जाके सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या फिर एफडीज वगैरह नहीं कर सकते हैं। जो एनबीएफसीज होते हैं उनका कोर बिजनेस है लोगों को लोन देना। लोन देना की माने कि अगर एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो जैसे बजाज फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस है, या फिर आज के दिन पे हम जो कंपनी कवर करने वाले हैं यू ग्रो कैपिटल, वो भी एनबीएफसी वाली लिस्ट में आता है। तो इनका कोर बिजनेस होता है लोगों को लोन देना, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, व्हीकल लोन एक्सेट्रा। या फिर छोटे छोटे जो प्लेयर्स होते हैं, जो एमएसएमई वाले प्लेयर्स होते हैं, उनको लोन देके ये लोग पैसे बनाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या फिर बैंक्स और एनबीएफसी में डिफरेंस क्या है। जो आपके पास बैंक्स होते हैं ना, वहाँ पे आप जाके सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एनबीएफसी में ये सारी सर्विसेज आपको नहीं मिल पाएंगी। कोई भी एनबीएफसी वाली जो भी प्लेयर होंगे वो आपको कभी भी एटीएम कार्ड नहीं देंगे, यूपीआई के सर्विसेज नहीं दे सकते, आरटीजीएस एक्सेट्रा आप वहाँ पे नहीं कर सकते, कोई चेकबुक नहीं मिलता है। सो वो बस आपको लोन देंगे और उस लोन पे आपसे पैसा कमाएंगे, एज सिंपल एज दैट। एनबीएफसी के बाद हमारे सामने देखने को मिल जाएगा आपको एसबीएफसी। सिंपल लैंग्वेज में आप यूँ समझ लेना कि एनबीएफसी का ही ये एक एसबीएफसी जो है ये डिट्टो एनबीएफसी की जैसा ही काम करता है, लेकिन ये लोग जिन लोगों को लोन दे रहे होते हैं वो मेन फोकस होता है एमएसएमई वाले प्लेयर्स पे। माने कि जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं ना, जैसे मान लो कोई अंडे की दुकान वाला है, कोई सब्जी की दुकान वाला है, या फिर कोई किराना स्टोर वाला है,
तो जिनको छोटे टिकट साइज के लोन्स चाहिए होते हैं, ये लोग उन लोगों को लोन दे रहे होते हैं और वहाँ पे ये लोग एक पैसा बना रहे होते हैं। अगर हम चौथे वाले नंबर पे आए तो वहाँ पे आ जाता है, आपको देखने के लिए आ जाते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑल्सो अगर आप मुझे SBFC का एक एग्जाम्पल अगर बात करेंगे तो SBFC में आपको आ जाएगा SBFC फाइनेंस लिमिटेड, या फिर यूग्रो कैपिटल आप देख रहे हैं ना, वो SBFC में आ जाएगा, क्योंकि उनका भी जो टारगेट ऑडियंस है वो MSME वाले ही प्लेयर्स हैं। फिर जाके आपके सामने आ जाता है दोस्त स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं बेसिकली ये वो बैंक्स हैं जो पहले NBFC थे, फिर RBI ने इनके लाइसेंस को अपग्रेड करके एक तरह से इनको ये बोल दिया कि यार आप छोटे छोटे एक तरीके से आप छोटे लेवल पे एक बैंक जैसा ऐड कर सकते हो। इसी वजह से आज के दिन पे अगर आप जना स्मॉल फाइनेंस में जाते हैं, या फिर उत्कर्ष में जाते हैं, या उज्जीवन में जाते हैं, तो या फिर AU स्मॉल फाइनेंस में जाते हैं, या फिर इक्विटास में जाते हैं, तो वहाँ पे वो लोग आपको आप वहाँ पे जाके अपने अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं। वो लोग आपको चेकबुक भी दे देते हैं, वो आपको ATM भी देते हैं, UPI की भी सर्विसेज वो लोग आपको दे पाते हैं। सो जो स्मॉल बैंक्स है, SBFC है, NBFC है, सारी चीज़ों को हम बहुत डिटेल में अगर कवर करेंगे ना तो वीडियो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगी। मैं सेपरेटली कभी भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं एक पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर को कवर करूँगा। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि वो वीडियो 1 घंटे से भी बड़ी होगी, जिसमें हम सारे प्लेयर्स को देखेंगे और हम ये भी देख पाएंगे कि ये जो सारा का सारा सेगमेंट्स है, ये सारा अलग अलग हमें बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, और ये लोग अलग अलग सेगमेंट्स में रह के किस तरीके से पैसे बनाते हैं। फिर भी मुझे आपको ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि एक जो बैंक होता है ना, उसका कोर बिजनेस क्या होता है। तो देखो दोस्त, जो बैंक है ना उसका बड़ा ही सिंपल सा बिजनेस है। वो एक जगह से पैसा लेगा और जिनसे पैसा लेता है हो सकता है उसको 8% का ब्याज दे रहा हो, और ये लोग इसी पैसे को दूसरे बंदे को लोन देंगे और उससे 18% का ब्याज लेंगे। तो बीच में बैंक ने कमीशन कितना बनाया? 10% का ना। यही 10% उस बैंक की कमाई है। नाउ इस 10% को कमाने के लिए हो सकता है वो जो बैंक है उसको लोन देते वक्त हो सकता है उसको एक ब्रांच ओपन करनी पड़ी हो। ब्रांच में एक ब्रांच मैनेजर होगा, एक सेल्समैन होगा, एक कलेक्शन करने वाला होगा। आप समझ रहे हैं? तो इन सारे प्लेयर्स को सैलरी भी देना पड़ेगा। तो एक ब्रांच को चलाने के लिए हो सकता है एक बैंक को हर महीने का 2, 4, 5 या 10 लाख रुपए खर्च करना पड़ रहा है, और वहाँ से जो भी ब्याज के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका एक तरह से प्रॉफिट है। तो मान लो, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ। मान लेना एक NBFC है और हम यूग्रो का ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लो यूग्रो को ऐसा लगा कि बिहार के किसी छोटे से एरिया में जो MSME वाले प्लेयर्स हैं वो लोग लोन ले रहे हैं एंड दे आर रेडी टू पे यू 18% का ब्याज। इस केस में यूग्रो ने सोचा कि मैं किसी एक बंदे से 8% पे उससे पैसे उठाऊंगा और इसी पैसे को 18% पे लैंड कर दूंगा। इस केस में यूग्रो ने कितना मार्जिन बनाया? 10% का। नाउ लेट्स अज्यूम कि यूग्रो ने एक ब्रांच जहाँ पे इस्टेब्लिश किया है वहाँ से उन्होंने 50 लाख रुपए के लोन बांटे हैं। 50 लाख के अगर आप लोन पे बात करोगे तो जो स्प्रेड बना, यानी कि जिस पे ब्याज उठाया और जिस पे ब्याज दिया, वो स्प्रेड है 10% का। माने कि यूग्रो को उस ब्रांच से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। अब दूसरी तरफ आपको यह भी समझना पड़ेगा कि इस 5 लाख रुपए को कमाने के लिए यूग्रो को वहाँ पे रेंट पे एक जगह लेनी पड़ी, एक ब्रांच मैनेजर रखना पड़ा, हो सकता है 1-2 सेल्समैन हो जो लोग लोन बांटते हो, एक हो सकता है कैशियर होगा या फिर वहाँ पे लोगों को सर्विसेज देने के लिए होगा, हो सकता है एक कलेक्शन वाला बंदा होगा। आप समझ रहे हैं? और इन सारे खर्चों की अगर आप बात करेंगे, इन सारे खर्चों को हम बोलते हैं ओपेक्स। हो सकता है यूग्रो जहाँ से लोन देता है वहाँ पे वो लोग कोई एक स्पेशल सॉफ्टवेयर भी रखते हो जो टैली जैसा हो या फिर ERP जैसा हो या फिर CRM जैसा हो, जिसमें लोगों का डेटाबेस मैनेज किया जाता हो। तो उस सॉफ्टवेयर के लिए तो उनको पे करना पड़ेगा ना। तो एक बैंक अपने ब्रांच को चलाने के लिए जितने रुपए खर्च करता है उस अमाउंट को हम बोलते हैं ओपेक्स। अब मान लो इस 5 लाख रुपए को कमाने के लिए यूग्रो ने लेट्स से 3 लाख रुपए खर्च कर दिया, और इन 3 लाख में सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। सॉफ्टवेयर कॉस्ट, लोगों की सैलरी, लोगों का इंसेंटिव एंड वहाँ का रेंट। तो अगर 3 लाख ये खर्चे हैं, 5 लाख पूरा कमाया, तो इस बैंक का नेट प्रॉफिट उस पर्टिकुलर ब्रांच से कितना हुआ? 2 लाख। एज अ शेयर होल्डर यही 2 लाख रुपए हमारी जेब में आने वाला है। सो आई होप बड़े लेमन लैंग्वेज में आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझ में आया कि एक बैंक कैसे पैसे बनाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बैंक एक जगह से पैसे लेगा, दूसरी जगह पे देगा, इसके बीच में जो मार्जिन है वो मार्जिन कमाएगा। इस मार्जिन को कमाने के लिए भी बैंक को कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे कि लोन बांटने के लिए एक बंदा चाहिए जिसको लोन देना है, उसकी क्रेडिट की वर्दीनेस को चेक कर पाए। हो सकता है एक बंदा आपको लगेगा जो लोगों से पैसे निकलवाने के लिए बार बार उनके घर पे जाए। ये जो सारे खर्चे आते हैं, इन सारे खर्चों को हम बोलते हैं ओपेक्स। जनरली आप सोच के देखो, अगर आप एक ब्रांच रन करते हो या फिर अगर आप एक किसी बैंक को लीड करते हैं, एक नए एरिया में जाके जब भी आप एक अपना ब्रांच डालेंगे ना, तो उस पर्टिकुलर ईयर में जो आपका ओपेक्स का कॉस्ट होगा वो काफ़ी हाई आएगा। ओवर द टाइम वो कैपिटलाइज हो जाता है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे तो इस बात को आप समझ में आएगा कि ये कॉस्ट टू इनकम रेशियो एक वर्ड बार बार आएगा, तो वहाँ पे आप शायद फंसोगे। इसी वजह से इस चीज़ को मैं क्लियर करते हुए पहले ही चल रहा हूँ।
पहले साल में कभी भी जब आप एक ब्रांच को खोलते हैं तो वहाँ पे आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, लेकिन जैसे जैसे साल पास होता है उसी सेम ब्रांच से आपको इनकम अब ज़्यादा आ रही होगी, लेकिन आपका ओपेक्स सेम होगा। और इसी वजह से आप उसी ब्रांच से हो सकता है 1-2 साल के बाद से ज़्यादा पैसे निकाल पा रहे हो सकता है इस साल जहाँ से आप 5 लाख रुपए कमा रहे हो, आज से 3 साल के बाद सेम ब्रांच आपको 10 लाख रुपए बना के दे रहा है, लेकिन वहाँ का एक्सपेंस आज के दिन पे भी 3 लाख ही है, तो अब आपका मार्जिन 7 लाख रुपए का बन रहा है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट ट्रूली ड्राइव्स वैल्यू क्रिएशन इन बैंक। सिंपल लैंग्वेज में दोस्त आप यूँ समझना कि जैसे मान लो आपके सामने मैंने 2 NBFCs या 2 बैंक्स रखे, तो ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो आपको ये क्लियर कट बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर बैंक इस वाले बैंक से बेहतर है। तो यहाँ पे जो भी मैं चीज़ें आपके सामने रखूँगा उसमें जानबूझ के यूग्रो को चिप इन करता रहूँगा, क्योंकि हम लोग यूग्रो के बारे में ही बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आपके पर्टिकुलर जिस बैंक को आप पढ़ रहे हो, अगर उस बैंक में निम में एक्सपेंशन होने लगे तो आप यूँ समझ लेना कि ये बैंक आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। दूसरी चीज़, अगर उनके एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट दिखने लग जाए, दैट इज़ अनदर अ वेरी गुड साइन। या फिर अगर ऑपरेटिंग लिवरेज किक इन करने लगा तो वहाँ पे भी अच्छा हमें वैल्यू क्रिएशन होते हुए देखने को मिल जाता है। ऑल्सो अगर आप वैल्यूएशन मैट्रिक्स को देखोगे या फिर फंडामेंटल नंबर्स को देखोगे तो वहाँ पे ROE, ROA एंड AUM में अगर हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है तो आप कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर बैंक हमें बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। अब इन्हीं चारों पैरामीटर्स पे हम देखते हैं यूग्रो कहाँ पे एक्सटेंड करता है और क्या ये चारों ही चीज़ें उसमें होते हुए हमें देखने को मिल रही हैं कि नहीं। अगर ये होते हुए देखने को मिल रही हैं तो हमें यूग्रो के शेयर्स को खरीदना चाहिए, अगर नहीं हो रही हैं तो फिर उस केस में हमें यूग्रो को इग्नोर करना चाहिए। सबसे पहले दोस्त हम बात करते हैं निम के बारे में, यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में क्या हमें एक्सपेंशन देखने को मिलेगा क्या यूग्रो वाले में। तो यूग्रो वाले में अगर आप करेंटली बात करेंगे तो 4% के रिटर्न ऑन एसेट पे ये लोग अभी फिलहाल में ये लोग 2.3% के रिटर्न ऑन एसेट पे काम कर रहे हैं, और ये लोग टारगेट कर रहे हैं लगभग आज से 2 सालों के बाद से ये लोग 4% के ROA पे खड़े रहेंगे। अगर आप मुझसे पूछोगे टू बी वेरी ऑनेस्ट तो ये लोग कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हैं। मुझे नहीं लगता है कि 4% का ROA हमें देखने को मिलेगा। अगर सारी चीज़ों को मेरे नज़रिए से आप पॉइंट मतलब एकदम ब्राइट साइड में भी रखोगे ना तो 3.5% जाते जाते हालत ख़राब हो जाएगी। जरा हम देखते हैं यहाँ पे जब आपसे मैनेजमेंट बोल रहा है ना कि इस 2.3% के ROA को 4% पे आपको देखने को मिल सकता है, तो ऐसा नहीं है कि बस वो लोग बोल के आगे बढ़ जा रहे हैं। उन लोगों ने इस चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा है और उसके बाद से बता रहे हैं कि देखो इन नंबर्स की वजह से हमें हमारा ROA 4% पे जाते हुए देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि 1.5% का हमें इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा यील्ड एक्सपेंशन की वजह से। अभी हम बात करेंगे व्हाट इज यील्ड एक्सपेंशन। देन उनका ऐसे कहना है कि 0.75% का हमें एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है उसमें हमें एक डिक्रीज हो जाएगा। तीसरी चीज़, ऑपरेटिंग लिवरेज की वजह से 0.5% का इंक्रीज दिखेगा और क्रेडिट कॉस्ट की वजह से हमें 0.5% की इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, और इस तरीके से हमारा ये जो 2.3 2.5 का नंबर है ये 4% पे जाते हुए हमें देखने को मिलेगा। देखो दोस्त, इसमें जो कुछ चीज़ें हैं ना छोटी छोटी, उसको हम थोड़ा सा और डिटेल में जाके समझते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। जब आपसे कोई बोल रहा है ना यील्ड एक्सपेंशन, तो सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लेना ज़्यादा मार्जिन कमाने की बात हो रही है। यहाँ पे अगर आप इनके कॉन कॉल और इनके IPs में जाते हैं, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जाते हैं, तो वहाँ पे इन लोगों ने क्लियर कट इनके कॉन कॉल पे भी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट पे लेके आ रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, तो पूरा चीज़ अगर मैं बताऊंगा तो सच में बता रहा हूँ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मुझे भी पढ़ने में बहुत समय लग गया। मैं आपको सिंप्लीफाई मतलब एक सिंपल वर्जन बताता हूँ। मैनेजमेंट का ऐसा कहना है, और ये Q2 2025 का कॉन कॉल है। आगे हम बढ़ेंगे तो Q4 वाला कॉन कॉल भी आने वाला है। Q2 के कॉन कॉल में कंपनी ने ऐसा मेंशन किया कि देखो जो हम बिजनेस में जो हम लोन देते हैं ना, उसमें जो हमारा सबसे ज़्यादा मार्जिन वाला हिस्सा है वो आ रहा है माइक्रो इंटरप्राइजेज वाले जो लोन्स हैं, वहाँ से हमें बहुत अच्छा यील्ड आते हुए देखने को मिलता है। फिलहाल में अगर आप बात करेंगे तो इनके टोटल AUM का लगभग 11% लोन इस वाले सेगमेंट को दिया जा रहा है। फिलहाल में अगर आप बात करेंगे, माने कि अगर आप एक तरह से Q2 2025 की बात करते हैं, तो उस समय पे इन लोगों के टोटल ब्रांचेस से 210। इनका ऐसा कहना है आने वाले 6 क्वार्टर्स में ये नंबर 210 से ये लोग बढ़ा के लेके जाएंगे 400 पे, और उस समय पे ये जो इनका माइक्रो एंटरप्राइजेज वाले सेगमेंट में ये जो लोग लोन दे रहे हैं ना, ये टोटल AUM का 30% हो जाएगा, और वहाँ पे उस समय पे हमें प्रोडक्ट मिक्स में पूरी तरह से एक चेंज देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यील्ड में हमें एक्सपेंशन देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि इनकी एसेट की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है या फिर नहीं, तो वहाँ पे भी कुछ खास होते हुए हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप मुझसे बात करोगे तो देखो एक एग्जांपल के थ्रू आपको थोड़ी सी चीज़ें मैं समझाता हूँ। अगर मान लो Q1 2025 में इन लोगों ने 1146 करोड़ का लोन दिया, तो उसमें से 244 करोड़ सिक्योर्ड लोन्स थे जो कि बिजनेसेस को दिए गए, सिक्योर्ड बिजनेस लोन। 524 करोड़ बिजनेस लोन दिए गए, ये नंबर्स मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। इनमें से 209 करोड़ माइक्रो एंटरप्राइजेस के लोन थे,
196 करोड़ मशीनरी वाले लोन थे एंड 156 करोड़ पार्टनरशिप एंड अलायंस में दिए गए। यहाँ से मैं कलर्स को मैच करके आप देख सकते हैं सारे सेगमेंट्स में। मुझसे अगर आप बात करेंगे ना, तो मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड लोन बांटा हुआ है। इवन दो जो इनका कलेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, मतलब माने कि ये लोग जो भी लोन देते हैं ना, उनमें से लगभग 96% ये लोग कलेक्शन बड़े आराम से कर ले रहे हैं। 3-4% ही ऐसा है जिसमें हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, इसमें मैं पर्सनली कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ। देखो आप इस बात को समझो, जो इनमें अगर आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ा चंक है वो है बिजनेस लोन का। मुझसे अगर आप पर्सनली पूछोगे ना, तो अगर मुझे मान लो चॉइस दी जाती है कि आपको 2 लोगों को लोन देना है, एक एम्प्लॉय वाला बंदा है, एक बिजनेस वाला है। एम्प्लॉय वाले को लोन देना हमेशा ज़्यादा सेफ है, क्योंकि ये बंदा रिस्क नहीं लेता। इसको एक सैलरी आती है, उसमें से एक EMI चुकाएगा और चुपचाप बैठा रहेगा। जो बिजनेस वाला होगा ना, वो बंदा लेगा रिस्क, और अगर उसने जो रिस्क लिया, अगर वो बढ़िया गया तब तो बहुत बढ़िया, वो पैसे बनाएगा और बैंक को समय से EMI मिल जाएगी। लेकिन अगर उसका लिया हुआ डिसीजन बैकफायर हो गया ना, तो वो तो डूबेगा ही डूबेगा। एज अ शेयर होल्डर हमारा भी पैसा डूबता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि इनके Q4 में सबसे ज़्यादा NPAs एंड GNPAs भी इनके बिजनेस वाले ही सेगमेंट से होते हुए देखने को मिल रहा है। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि बिजनेस वाले ही सेगमेंट में इन लोगों ने सबसे ज़्यादा लोन दिया हुआ है, वो मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ पे हमें NPAs होते हुए देखने को मिलते ही रहेंगे मेरे हिसाब से। दूसरी चीज़, ये जो सप्लाई चेन वाला काम है ना, यहाँ पे मुझे शुरू से, जब मैं एक आप ऑर्डर में पढ़ते हैं ना, पहले आप Q1 वाले पढ़ेंगे, फिर Q2, Q3 एंड Q4। जब मैं Q2 का पढ़ रहा था, Q1 Q2 पढ़ रहा था, उसी समय पे मुझे लग रहा था कि यार ये सप्लाई चेन वाला जो काम है ना, ये मुझे उतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। एंड Q4 में आके आई गेस मैनेजमेंट ने एक्नॉलेज भी किया कि ये काम हमारा ख़राब है, इसमें मार्जिन नहीं बन पा रहा है। तो फिलहाल में ये लोग अपने इस सप्लाई चेन वाले फाइनेंसिंग का जो काम है, इस वाले काम को वाइंड अप कर रहे हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं हमने GNPA एंड NNPAs के बारे में बात करी है। वैसे एक दो जो प्लस पॉइंट है वो मैं पहले ही आपको हाईलाइट करते हुए चलता हूँ। जो इनका कलेक्शन वाला एफिशिएंसी है ना, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कॉन्स्टेंटली लगभग 96% से लेके 95-96, अगर आप एवरेज निकालोगे तो ये 96% के अराउंड ही आएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया है। ऑल्सो यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं जो मुझे नेगेटिव लगी, जो कि यहाँ पे आप पिंक कलर में देख रहे हो। एक्चुअली हाइलाइटर में रेड कलर आता नहीं है। तो इनके पास ये लोग जो प्रोविजनिंग कर रहे हैं, जैसे प्रोविजनिंग क्या होता है, जब आप किसी को 100 रुपये का लोन देते हो, अगर आपको लगता है कि इनमें से 2 रुपये नहीं आएंगे ना, तो आप 2 रुपये का प्रोविज़न बना के चलते हो। इनके केस में अगर आप बात करोगे तो ये प्रोविज़न ज़्यादा नहीं बना रहे हैं। मैं एज अ शेयर होल्डर उन कंपनीज़ में ज़्यादा, उन बैंक्स में ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा जहाँ पे 100 रुपये का लोन देने के बाद से अगर कोई बैंक ये बोलती है ना, भाई हो सकता है 5 रुपये हमारे इसमें डूब जाएंगे, तो 5 रुपये की प्रोविजनिंग बनाने वाली कंपनी ज़्यादा बेटर है 2 रुपये वाले प्रोविजनिंग बनाने से। हो सकता है यहाँ पे थोड़े से हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आएँ, लेकिन मैं ज़्यादा कंफर्टेबल तब रहता हूँ जहाँ पे प्रोविजनिंग ज़्यादा बनाई जाए। अगर प्रोविज़न नहीं बनेंगे ना, तो उस केस में क्या होगा, बाद में वो हिट आपको बुक्स में देखने को मिलेगा और उसके बाद से वही शेयर प्राइसेस में आपको पनिशमेंट देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें GNPAs की या फिर NNPAs की, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बिजनेस लोन से ही हमें सबसे ज़्यादा GNPA होते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद से दूसरा जो इनका इमर्जिंग मार्केट में ये जो लोन दे रहे हैं, जहाँ पे ये लोग ब्रांचेस डाल रहे हैं बहुत अग्रेसिवली, वहाँ से हमें दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बैड डेट्स होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इन दोनों को अगर ये कंपनी आगे चल के कंट्रोल करती है तो हमें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। फिलहाल में अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो यस, इनके जो GNPAs हैं या NNPAs हैं वो कोई बहुत ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। अगर आप इस वाले स्लाइड को देखोगे तो देखो इसमें मैनेजमेंट एक्नॉलेज भी कर रहा है कि जो इन्होंने बिजनेस, अनसिक्योर्ड लोन, माइक्रो इंटरप्राइजेज एंड साथ साथ जो सप्लाई चेन की फाइनेंसिंग करी थी ना, उस वाले सेगमेंट से GNPAs हमें थोड़ा सा ज़्यादा होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इनका स्पेशली जो सप्लाई चेन वाला बिजनेस है उसमें मार्जिन भी ज़्यादा नहीं था। और रिसेंट में अगर आप बात करेंगे Q2 में, तो इन लोगों को एक लगभग 16 करोड़ का एक राइट ऑफ भी करना पड़ा, जिसकी वजह से एक गंदा वाला डेंट हमें इनके बुक्स पे देखने को मिला। तो इन लोगों ने उस सप्लाई चेन वाला जो बिजनेस है उसको धीरे धीरे बंद करने के बारे में सोचा और उसको धीरे धीरे बंद करते भी चले गए। अब हम बात करते हैं कि क्या हमें यूग्रो कैपिटल में कोई ऑपरेटिंग लिवरेज में किक इन होते हुए देखने को मिल सकता है कि नहीं। मेरे हिसाब से यहाँ पे हमें एक किक इन देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे इफ एंड बट हैं, तो आपको एक बारी उस पूरी बात को समझना पड़ेगा। मैनेजमेंट का ऐसा कहना है कि देखो, वी हैव एडेड 85 न्यू इमर्जिंग मार्केट के ब्रांचेस इन FY 2025। यहाँ पे अच्छा ये हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि वो PDF का स्क्रीनशॉट है। सो ब्रिंगिंग आर टोटल जो भी इनके ब्रांचेस हैं टू 225। इनका ऐसा कहना है कि बाय द मार्च 2026 हम लोग इसे 400 करने का टारगेट रख रहे हैं। मुझसे अगर आप बात करोगे, हाईली डाउटफुल, मतलब मैं 99% श्योर हूँ कि ये लोग 400 ब्रांचेस तो नहीं ही कर पाएंगे। कर लिया बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर इन लोगों ने 400 ब्रांचेस कर दिए ना, तब हमें श्योर शॉट हमें एक ऑपरेटिंग लिवरेज का किक इन होते हुए देखने को मिल सकता है।
नाउ क्यों मैं बोल रहा हूँ आपसे ऑपरेटिंग लेवरेज का किक इन होते हुए देखने को मिल सकता है, तो मैं इन्हीं के एक कॉन कॉल से एक स्क्रीनशॉट के थ्रू आपको समझाता हूँ और आपको इसमें ना एक बिजनेसमैन के जैसे सोचना पड़ेगा। देखो, यूग्रो या फिर कोई भी बैंक पैसे कैसे बनाता है, आप इमेजिन करो कि आप यूग्रो को खुद लीड करते हो और आपके ऑलरेडी 10 ब्रांचेज हैं। आप सोच रहे हो 11वां ब्रांच ओपन करने का। अब ये 11वां ब्रांच आपको पैसे कैसे बनाएगा, उस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। लेट्स से आपने एक ब्रांच लगाया यहाँ पे, और इस ब्रांच को लगाने के बाद से आपको इसके कुछ कॉस्ट देने पड़ेंगे। जैसे मान लो लेट्स से कि आपने यूपी का एक रूरल एरिया, कोई भी एक गांव डिसाइड किया और वहाँ पे आपने एक ब्रांच डाला। ब्रांच डालने के बाद से इनका ऐसा कहना है कि इस ब्रांच में हमें एक ब्रांच मैनेजर रखना पड़ता है, 6 सेल्स ऑफिसर रखने पड़ते हैं, एक क्रेडिट मैनेजर रखना पड़ता है, एक ऑपरेशन मैनेजर रहता है एंड एक कलेक्शन मैनेजर रहता है, और ये लोग मिल के इस ब्रांच को चलाते हैं। इसके साथ ही साथ उस जगह का रेंट भी आएगा, कुछ सॉफ्टवेयर के कॉस्ट भी आएंगे, वाईफाई का बिल आएगा, और ये जो सारा खर्चा आता है एक ब्रांच को चलाने के लिए वो आता है लगभग 4 से 4.5 लाख रुपए का। अब ये जो अमाउंट है ये एनीवे इस ब्रांच को चलाने का खर्चा है। इस खर्चे को रिकवर करने में, जैसे आप सोच के देखो ना, अगर आपने ब्रांच ओपन किया तो क्या पहले ही दिन में आप बहुत सारा लोन बांट दोगे? बैंक का बिजनेस तो बहुत सिंपल है ना। इस ब्रांच से लेट्स से कि 1 लाख रुपए का लोन बांटा गया, और इस 1 लाख रुपए को आपने किसी से 8% से उठाया और लोगों को इसको 18% पे लेंड किया, तो आप 10% माने कि 10,000 रुपये बना रहे हो ना। अब इस ब्रांच को चलाने का अगर खर्चा 5 लाख का है, आप 10,000 रुपये यहाँ से बना रहे हो, अल्टीमेटली यू आर इन लॉस इवन दो आप 10% का मार्जिन कमा रहे हो। सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांटना पड़ेगा। और यहाँ पे मैनेजमेंट ने ऐसा बताया है कि एक पर्टिकुलर ब्रांच जैसे ही वहाँ पे 5 करोड़ का हम लोग लोन बांट देते हैं ना, 5 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट हो जाता है, AUM हो जाता है, तो हम लोग ब्रेक इवन कर जाते हैं। और इसको 5 करोड़ का AUM क्रिएट करने में इसको लगभग 9 से 12 महीने का समय लगेगा हर एक ब्रांच को। तो अगर ये लोग मार्च 2026 के एंड तक 400 ब्रांचेज लगा भी देते हैं, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 2027 के एंड पे लगभग सारे ब्रांचेज मैच्योर हो चुके होंगे, और उसके बाद से हमें बहुत अच्छे नंबर्स आते हुए देखने को मिलेंगे। बट स्टिल आई हाईली डाउट इट। अगर आप इस वाले भी स्लाइड को पढ़ते हैं तो इसमें भी वही इन लोगों ने मेंशन किया हुआ है कि देखो, जो अभी हमारा ओपेक्स है ना, उसकी वजह से हमारा क्रेडिट कॉस्ट में भी अच्छा खासा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, जो नंबर्स लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जो नंबर्स मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है। सो ऑलरेडी एक और चीज़ इन लोगों ने Q2 2025 के कॉन कॉल में मेंशन किया कि अभी ऑलरेडी हमें थोड़ा सा ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप मुझसे बात करोगे तो यस, 2026 के बारे में मैं इन नंबर्स को देखना जरूर पसंद करूंगा। फिलहाल में अगर आप बात करोगे ना, तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कट बोलते हुए चलता हूँ, इसी फील्ड में अगर पैसा लगाना है तो आप में से मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक लोगों का कमेंट आया था इस कंपनी को कवर करने का, इससे बेटर मुथूट फाइनेंस मुझे लग रहा है। बाकी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्यों? क्योंकि वो पूरा कंपैरिजन वीडियो होगा। हम आगे बढ़ते हैं इस वाले में। अगर आप इनके की फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करेंगे तो तीन वाले जगह पे तो मैंने आपको इनको दिखाया। 3 वाला क्या क्या था दोस्त, तो मैं एक बार और आपको रिपीट कर देता हूँ। हमने चार पैरामीटर्स पे इस पूरी कंपनी को हम जज कर रहे हैं, जिनकी वजह से किसी भी बैंक में आपको बहुत अच्छा वैल्यू क्रिएट होते हुए देखने को मिलेगा। निम में एक्सपेंशन, एसेट क्वालिटी इंप्रूव होना, ऑपरेटिंग लिवरेज किक इन होना, और चौथा है कि इनका जो ROE एंड AUM में ग्रोथ है, उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ आता है, तो वो बैंक बहुत स्पीड में आपको पैसे देगा। अभी तक जितना बताया है उसमें कोई बहुत एक्स फैक्टर नहीं दिख रहा है यूग्रो कैपिटल में। आप समझ रहे हैं, इनसे बेटर प्लेयर्स मुझे लग रहा है अभी मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आपको इस बैंक की तरफ नहीं देखना चाहिए। क्योंकि ये वीडियो स्टार्ट कर दिया है तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा पूरी चीज़ देख के ही जाना। यूग्रो कैपिटल की बात करें तो की मैट्रिक्स की, यस इनके AUM में हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बट इनका जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, इसमें दोस्त हमें कोई अच्छा इंप्रूवमेंट, ये नंबर्स अच्छे नहीं है। अगर 15% से नीचे है ना, तो आपको तो वो बैंक कंसिडर ही नहीं करना चाहिए। ROE में भी बात करेंगे तो ROE हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, आने वाले टाइम में भी शायद ये और इम्प्रूव कर जाए, तो उस समय पे हो सकता है गेम कुछ और हो। बट अगर आप मुझसे एज ऑफ टुडे बात करेंगे, आई वुड लाइक टू वेट फॉर फ्यू मोर क्वार्टर्स। फ्यू मोर माने कि कम से कम 1 से 2 क्वार्टर तो और मैं वेट करके देखना ही चाहूँगा। देखो, आपको इस बात को समझना ही पड़ेगा कि हर एक गिरता हुआ शेयर बहुत अच्छा नहीं होता है, आप समझ रहे हैं। बट अगर आप वैसे बात करेंगे कि क्या इस बैंक में कुछ फिशी हो रहा है क्या, जिसकी वजह से शेयर प्राइस नीचे गिर गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप फिलहाल में बात करेंगे ना, तो लगभग चाहे स्मॉल बैंक्स हो चाहे NBFCs हो, सब में ही आपको थोड़ा सा मंदा देखने को मिल रहा है। क्योंकि उसका रीज़न ये है ना कि जो पूरा मार्केट का सेंटिमेंट है वो थोड़ा सा डामाडोल चल रहा है अराउंड NBFCs एंड स्मॉल बैंक्स। अगर बात करेंगे तो इवन मैनेजमेंट ने भी इसके बारे में बात किया कि सी वी कैन नॉट से एनीथिंग आउट कि शेयर के प्राइसेस कैसे बिहेव करेंगे, वो हमारे हाथ में नहीं है। बट जो नंबर्स हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, वी आर सेटिस्फाइड विद दैट, और कुछ हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो लोग भी उससे काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। इवन अगर आप मुझसे पूछोगे ना, तो मैं छोटा सा ही बिज़नेस रन करता हूँ, बट मेरे हिसाब से भी कि ठीक है यार, ऐसे ही बिज़नेस चलता है। आप समझ रहे हो, जो स्मॉल वाले प्लेयर्स हैं शुरू में बहुत टफ है, बट वंस यू हैव मेड योर प्लेस, हो सकता है आपको उसमें एक्सेप्शनल ग्रोथ देखने को मिल जाए।
इस कंपनी की अगर आप बात करेंगे, आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो लेकिन उसके बदले में आपको रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अभी पे आप इस समय पे पैसे लगा रहे हो जब चीज़ें अच्छी नहीं दिख रही हैं। आप समझ रहे हैं? अगर फ्यूचर में चीज़ें अच्छी हुई तो आपको उसका रिवॉर्ड तो मिलना ही है ना, क्योंकि आपने रिस्क मेरे से ज़्यादा लिया। लेट्स से मैंने पैसे मुथूट फाइनेंस में लगाए और आपने इस वाली कंपनी में लगाए, तो ऑफकोर्स आपने रिस्क ज़्यादा लिया, आपका रिवॉर्ड ज़्यादा होगा। देयर इज़ नो डाउट इन दैट। एक और चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा दोस्त, तो मेरी जो एनालिसिस है उसके ऑपोजिट में कुछ और चीज़ हमें देखने को मिली, तो फिर भी मैं उस चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा। जनरली मैं जाके ज़रूर ये देखता हूँ कि क्या जो म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर नंबर ऑफ़ फंड्स हैं उस पर्टिकुलर कंपनी में, क्या कोई जो नंबर ऑफ़ फंड हाउसेस हैं, क्या वो लोग इस कंपनी को ऐड कर रहे हैं क्या, और यूग्रो को वो लोग कॉन्स्टेंटली ऐड कर रहे हैं। अगर आप बात करेंगे तो जून 2024 में 33 नंबर ऑफ़ फंड हाउसेस ने इसको ओन कर रहे थे। अगर आप देखेंगे तो फिलहाल में ये नंबर बढ़ के 45 नंबर ऑफ फंड हाउसेस इस कंपनी को ओन कर रहे हैं। तो देयर इज समथिंग जो बड़े प्लेयर्स देख पा रहे हैं, शायद मैं फिलहाल में नहीं देख पा रहा हूँ। मेरे हिसाब से अगर आप मेरा पर्सनल इंडिपेंडेंट व्यू पूछेंगे तो मैं तो इन्वेस्ट नहीं करता, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्मार्ट मनी क्लियर कट इस पर्टिकुलर स्टॉक में इंटरेस्टेड है। आगे आप भी अगर आप पढ़ोगे तो आप समझ रहे हैं ना, अब आपका अपना खुद का डिसीजन है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो इवन दो स्मार्ट मनी इज़ बाइंग, आई वोंट बाय इट। यहाँ पे मैंने कुछ मैं अपने पढ़ने के लिए रखा हुआ था, बट बॉटम लाइन ये है दोस्त कि आई होप आपको इस वीडियो को देख के ना अभी तक यूग्रो पे फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्लैरिटी मिल गई है। अब मैं आपको स्विच करूंगा ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, और वहाँ पे जाके हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि ये कंपनी टेक्निकल चार्ट्स पे कैसी देखने को मिल रही है। मेरे से अगर आप बात करेंगे तो पहली बात तो इसके साथ जो नेगेटिव पॉइंट लग रहा है वो ये है कि ये स्टॉक फिलहाल में एक डाउन ट्रेंड में है। अगर आप मुझसे बात करेंगे ना तो जब तक ये स्टॉक 260 रुपये के नीचे है तब तक तो आपको इसमें देखना ही नहीं चाहिए, पीरियड। 260 के जब ऊपर आएगा उसके बाद से हम बात करेंगे। जो हम नंबर्स में फंडामेंटल्स में जो चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, लगभग मुझे लग रहा है कि वही चीज़ चार्ट्स पे भी दिख रही है। इसी वजह से स्टॉक इतनी गंदी तरह से इसमें हमें पनिशमेंट देखने को मिल रहा है। सो आई होप आपको इस वीडियो को देख के एक क्लियर कट एक यूग्रो पे आपको एक क्लियर कट पॉइंट ऑफ व्यू एंड एक इंडिपेंडेंट व्यू मिला। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने किसी तरीके से आपके नॉलेज को बढ़ाया और आपको इस वीडियो को देख के मज़ा आया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।